Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of May 2021। तो 4 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, इंडियन नेवी हैज रिसेंटली डिप्लॉयड 7 इंडियन नेवल शिप्स अंडर ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो आपको बताना है कि समुद्र सेतु 2 इनमें से किस काम के लिए है। ऑप्शंस आर टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन द नेबरिंग कंट्रीज, to provide liquid medical oxygen filled cryogenic containers to various countries, to provide COVID-19 vaccine to struggling neighborhood countries, या D none of the above। Question number 2 is, which of the following countries launched an unmanned module named Harmony of Heavens as part of its permanent space station mission। तो स्पेस स्टेशन मिशन के अंतर्गत हार्मनी ऑफ द हेवन मॉड्यूल किस कंट्री ने रिलीज किया। ऑप्शंस आर ए जापान, बी यूरोपियन यूनियन, सी चाइना, या डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको बताना है कि एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए, the central banks reduces the money supply to keep inflation under control. B, the central bank expands the money supply to boost the economy. C, the central bank increases the interest rate frequently. Yeah, D, none of the above. So which of the following is correct regarding the accommodative monetary policy? So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. अब आते हैं आज के न्यूज़ आइटम्स में, जो कि मैंने दूसरी वेबसाइट्स, दूसरे अलग अलग न्यूज़पेपर्स, इन सब जगह से इकट्ठे किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट थिंग इज दैट वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए, आप सबको पता है। नाउ ममता बनर्जी, शी हैज़ लॉस्ट हर नंदीग्राम सीट। जो ममता बनर्जी थी, उन्होंने अपनी नंदीग्राम की सीट वहाँ पे हार गई हैं, बट स्टिल शी विल बी गोइंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। तो व्हाट इज द आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अलाउ करता है कि जो व्यक्ति मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं है वो भी सीएम बन सकता है। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 164 का सब सेक्शन 4। तो याद रखिएगा आर्टिकल 164, एक्चुअली आर्टिकल 164 जब आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 164 का 1 बोलता है जैसे कि गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर। इसका जो 4th पार्ट है, यानी कि आर्टिकल 164 का 4, 164 सब सेक्शन जो 4 है, वो ये बोलता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति who is not a member of the legislature can hold the post of a minister or the chief minister for a period of 6 months। तो 6 महीने तक के लिए, यानी आने वाले 6 मंथ तक के लिए अगर कोई व्यक्ति मेंबर नहीं भी है लेजिस्लेचर का, तो वो जो है उसको मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बट शर्त ये रहेगी कि 6 महीने के अंदर, मतलब कि विद इन 6th मंथ ही और शी शुड बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब कोई दूसरा ऐसा विधायक होगा जो अपनी सीट छोड़ेगा, मतलब ही विल लीव हिज पोस्ट, एंड देन दोबारा इलेक्शन होंगे वहां पे उस सीट पे जहां पे ममता बनर्जी वहां से खड़ी होंगी, एंड देन शी विल विन द इलेक्शन, एंड दैट इज हाउ शी विल रिमेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 164 सब सेक्शन जो 4 है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। तो इसको याद रखेगा कि कोई भी व्यक्ति अगले 6 महीने तक बिना लेजिस्लेचर का मेंबर हुए भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर का पोस्ट उठा सकता है, ठीक है ना। अगली जो न्यूज है वो है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द सेल ऑफ P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडिया। अब यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो डिपार्टमेंट है, उसने P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया के लिए उसने अप्रूवल दे दिया है कि ठीक है आप इसका सेल इंडिया के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। P8I या P81 में बोल रहा था, इसको P8I 1 जैसा ही लिखा था इन्होंने। तो P8I की अपन बात कर रहे हैं। तो P8I जो है एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। क्या है? लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। सबसे पहली बात, इसको मैन्युफैक्चर किया है बोइंग ने। बोइंग यूएसए की कंपनी है, बोइंग ने इसको किया है फॉर इंडियन नेवी, ठीक है ना। P8I क्या है? लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग फॉर इंडियन नेवी। ये वेरिएंट है P8A का। P8A पोसाइडन था, P8A पोसाइडन था, जिसका कि ये वेरिएंट है P8I, ठीक है ना। और पोसाइडन जो है वो यूएस नेवी द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है ना। P8A पोसाइडन जो था दैट वाज ऑपरेटेड बाय द यूएस नेवी। उसका वेरिएंट P8I, आई फॉर इंडिया, इट इज बीइंग इंडियन नेवी के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। Now P8I is capable of conducting maritime patrols, anti-submarine warfare, reconnaissance mission and surveillance। तो P8I क्या क्या काम कर सकता है? मैरीटाइम पेट्रोल का काम कर
सकता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर का काम कर सकता है, रिकनाइसेंस मिशंस और सर्वेलेंस, ये सारे काम आपका P8I कर सकता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब तीसरी जो न्यूज़ है वो मैंने आज क्वेश्चन के रूप में पूछी थी। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये इंडिया टुडे ग्रुप की न्यूज़ थी जो मैंने उठाई थी वहां से। तो समुद्र सेतु जो ऑपरेशन है ये लॉन्च किया गया है टू ब्रिंग द मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम अब्रॉड। इसलिए जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि उसमें सारे ऑप्शन हमने दिए कि इंडिया मदद भेज रहा है। एक्चुअली में समुद्र सेतु 2 जो है वो दूसरी कंट्री से ऑक्सीजन इंडिया लाने के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन को इंडिया लाने के लिए है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, जो कि अब्रॉड की कंट्री से ऑक्सीजन वापस इंडिया में लाने के लिए है। ठीक है ना, फॉर फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन एंड अदर सप्लाई फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो चूंकि इंडिया में जो कोविड-19 के केसेज है उसका काफी ज्यादा सर्ज हो रहा है, सो फॉर दैट रीजन इंडियन नेवी ने इनिशिएट किया है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, जिसके थ्रू फास्टर ट्रांसपोर्टेशन होगा मेडिकल ऑक्सीजन का और दूसरी जो सप्लाईज है उनका ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। अब इसी के अंतर्गत INS कोलकाता हो गया, INS तलवार हो गया, इन सबको तुरंत डाइवर्ट किया गया इनकी लोकेशन से। कोई पोर्ट ऑफ मनामा में गया, कोई बहरेन गया, है ना। INS तलवार जो है वो लगभग 40 मीट्रिक टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो लेकर के इंडिया की तरफ वापस आ रहा है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 इंडिया में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है ना। अगली न्यूज है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिसेंटली रिलीज द स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो एक यूएसए का यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR करके है, वो रिलीज करता है एक रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रिपोर्ट 301। स्पेशल रिपोर्ट 301 बोलते हैं। ठीक है ना। इस रिपोर्ट के अंतर्गत इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है अलॉन्ग विद 8 अदर कंट्रीज। इंडिया को किस में रखा गया है? प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। USTR की रिपोर्ट है 301 रिपोर्ट। अब 301 जो रिपोर्ट है ये सेक्शन 301 ट्रेड एक्ट 1974 के अंतर्गत रिलीज की जाती है, इसीलिए इसका नाम 301 रिपोर्ट है। क्यों बोलते हैं 301 रिपोर्ट? क्योंकि ये सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974 के अंतर्गत रिलीज की जाती है। ये 1989 से पब्लिश हो रही है और इसमें बेसिकली उन कंट्रीज को रखा जाता है वॉच लिस्ट में जो सफिशिएंट IP राइट्स अमेरिकन कंट्रीज को प्रोवाइड नहीं करते हैं। मतलब कि दोज कंट्रीज हु डू नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट IP राइट्स टू द अमेरिकन कंपनीज, दे आर पुट अंडर द वॉच लिस्ट। और प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इंडिया को रखा गया है। साथ ही यूएसए ने इंडिया को आपको याद होगा कि करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में भी रखा है ना। करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में रखा है। करेंसी मैनिपुलेटर की 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी ना। पहला तो एक कंट्री का यूएसए के साथ $20 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड सरप्लस होना चाहिए। तो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो यूएसए से $20 बिलियन से ज्यादा था, प्लस 2% ऑफ GDP से ज्यादा फॉरेन करेंसी उन्होंने खरीदी हो। तो इंडिया का जो RBI है उसने 5% ऑफ GDP के बराबर डॉलर यानी कि यूएसए की करेंसी खरीदी थी। सो मतलब कि करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में इन्हीं 2 कंडीशंस की वजह से इंडिया को रखा गया है। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दीज 2 बेसिक फैक्ट्स एज वेल। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दीज। अब मूव करते हैं हम आज के मैप ऑफ द डे में। तो जो आज का मैप ऑफ द डे मैंने लिया है वो है द पासेस ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट इंडियन पासेस। इनको हम देख लेते हैं। देखो मैं इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पास बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे नाम लिखे हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट अगर आप ले सके तो लेके आप याद कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वाले पासेस बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैं आपको 4 ऐसे पासेस बताऊंगा जिनकी आपको रेंजेस भी पता होनी चाहिए, है ना। ये 4 तो पहले आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जैसे आपको याद रखना है खरदुंगला पास। फर्स्ट ये यहाँ पे खरदुंगला पास लिखा हुआ है ना। खरदुंगला पास जो है वो लद्दाख रेंजेस में आता है। लद्दाख रेंजेस में आता है खरदुंगला पास। द फर्स्ट पास इज खरदुंगला पास। ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे फोटूला पास, एक फोटूला पास होता है। इसमें इस मैप में नहीं बना होगा, हो सकता है इस मैप में ना बना हो। एक होता है फोटूला पास, वो भी आपका जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आता है। फोटूला बोलते हैं। ठीक है ना। ये आता है झंस्कर रेंज में। झंस्कर रेंज है ना आपकी जम्मू कश्मीर में, तो झंस्कर रेंज में आता है फोटूला पास। ठीक है ना। फिर आता है आपका बनिहाल पास। ये आपको बनिहाल पास तो यहीं पे दिख रहा होगा। ये है आपका बनिहाल पास जिसमें जवाहर टनल भी बनाई गई, जिसके अंतर्गत जवाहर टनल। तो बनिहाल पास है।
ये है आपका पीर पंजल रेंज में, दैट इज इन द पीर पंजल रेंज, ठीक है। फिर आपका है एक है यहाँ पे जोजिला पास। जोजिला पास जो है आपका, ये देखो जोजिला पास है, ये ग्रेट हिमालयाज वाले रीजन में आता है। जोजिला पास जो है, जोजिला पास ग्रेट हिमालयाज वाले रीजन में आता है, ठीक है ना। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पासेस जिनके आप लोकेशंस भी याद रखिएगा। खरदुंगला पास आपका है लद्दाख रेंजेस में, देन आपका फोटूला पास है झस्कर रेंज में, फिर बनिहाल पास है आपका पीर पंजल रेंज में, और जोजिला पास जो है वो ग्रेटर हिमालयाज में है, ठीक है ना। फिर आप जम्मू कश्मीर के और बाकी के जो आपको देखने हैं पासेस वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको बारा लाचा पास दिख रहा होगा, बारा लाचा पास दिख रहा है ना, बारा लाचा ला पास, तो ये आपको दिख रहा होगा। देखो ये दैट इज ऑल्सो लोकेटेड देयर इन जम्मू कश्मीर रीजन ओनली। फिर यहाँ पे आपको अघिल पास दिख रहा होगा, बिल्कुल टॉप में आप देखो तो अघिल पास आपको दिख रहा होगा, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में ही है। तो अगर आपसे ऐसी लोकेशन कोई पूछे कि अघिल पास कहां पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए, मैप में भी आपको पता होना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है कि यूपीएससी क्या करेगा कि मैप बना देगा आपको और पासेस को इस तरह से मार्क कर देगा और बोल देगा इनमें से कौन से पास कहां पर है, ठीक है ना। तो अघिल पास आप देख लीजिए, एंड ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन में ही लोकेटेड है, काराकोरम रेंजेस में लाई करता है। अघिल पास जो है वो काराकोरम रेंजेस में लाई करता है, तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट ऑल्सो। आगे अपन देखें यहाँ पे तो बुर्जिल पास भी आपका जम्मू कश्मीर रीजन में, बुर्जिल पास इज ऑल्सो इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको सासेरला पास भी यहाँ के देखो ये ऊपर दिख रहा होगा, दिस इज द सासेरला पास यहाँ पे। अघिल पास देखो यहाँ पे है, खरदुंगला मैंने आपको बता ही दिया है, बारालाचाला दिखा दिया है, ठीक है ना। और चांगला पास भी आपको इधर चांगला पास दिख रहा है, चांगला इधर साइड लद्दाख की इधर साइड थोड़ा दिख रहा होगा चांगला पास, दैट इज अगेन इन जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन। तो अब तो खैर दोनों अलग यूटी हो गए हैं, ओवरऑल पहले अपन जम्मू कश्मीर बोलते थे, अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट साइड वाला इधर साइड वाला पार्ट है, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, दिस वाला पोर्शन ये जम्मू कश्मीर रहेगा, दिस वाला पोर्शन विल बी द लद्दाख वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कौन सा कहां पर है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आते हैं थोड़ा हम हिमाचल प्रदेश वाले पार्ट में। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट पास है वहां पे शिपकीला पास से सतलज इंटर करती है इंडिया में। ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है बेसिक, कि शिपकीला पास से ही सतलज इंडिया में इंटर करती है। इंडिया और चाइना के बीच का ये पूरा रीजन रहेगा, और यहां से ये सतलज रिवर जो है वो आपका इंडिया में इंटर करती है। फिर रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश का बहुत फेमस पास है रोहतांग पास, और यहाँ पर आपकी रिवर्स बहुत फेमस है, जैसे ब्यास रिवर हो गई, ये सारी रिवर्स काफी फेमस है ना। तो रोहतांग पास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। रोहतांग ला ऊपर पूरा आप बोलेंगे तो रोहतांग ला बोलेंगे, एंड ये आपका ईस्टर्न एंड है पीर पंजल का, उसमें लाई करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक रोहतांग पास की एक और चीज बताता हूँ, इट कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैली। तो याद रखिएगा कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति से, कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति से कनेक्ट करने का काम भी आपका रोहतांग पास ही करता है। तो ये भी आपको बेसिक फैक्ट्स याद रखने हैं ऑफ द रोहतांग पास। फिर उत्तराखंड वाले पोर्शन में हम आते हैं। उत्तराखंड वाले पोर्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको काफी सारे पास दिख रहे होंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लिपुलेख पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिपुलेख पास काफी इंपॉर्टेंट है। नीति पास इज अगेन इन उत्तराखंड, काफी इंपॉर्टेंट है। बालचा धूरा पास भी आपका यहीं पे लोकेटेड है, ठीक है, और माना पास भी यहीं पे लोकेटेड है। तो नीति पास, लिपुलेख पास है ना, और माना पास आपका हो गया, और बालचा धूरा पास ये आपका कहां पर है, ये लाई करता है आपका उत्तराखंड वाले रीजन में। अब यहां पे हम सिक्किम में आएंगे। सिक्किम का द मोस्ट फेमस नाथू ला पास, ये तो आपको सबको पता होगा, नाथू ला पास काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मानसरोवर की यात्रा अगर आपको पता हो तो यहाँ से एक रास्ता मानसरोवर की यात्रा के लिए भी जाता है, तो नाथू ला पास इज़ वेरी फेमस। देन आपको जेलेप ला पास दिख रहा होगा, जेलेप ला पास इज अगेन लोकेटेड देयर, ठीक है ना। तो जेलेप ला पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक अभी डिस्प्यूटेड पास था जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था, डिस्प्यूटेड पास का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, नाथुला होता है ना, वैसे नाकूला पास भी होता है, देयर इज अ नाकूला पास इज अगेन देयर विच इज इन सिक्किम ओनली। तो नाथुला याद रखा है, जेलेपला याद रखा है, गोयचाला भी लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, और एक नाकूला आप अलग से याद रख लीजिए विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पास इन द सिक्किम रीजन। फिर इधर आपका अरुणाचल प्रदेश में जितने भी पास आएंगे, अब अरुणाचल प्रदेश में आएंगे पासेस,
अरुणाचल प्रदेश के पासेस में देखो एक पास यहाँ पे जो नहीं लिखा है पहले मैं वो बता दूं, इसको बोलते हैं सेला पास। क्या बोलते हैं? सेला पास। द सेला पास इज इन अरुणाचल प्रदेश, इसको याद रखिएगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो है यहाँ पे बॉमडीला। बॉमडीला पास भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दीफू पास भी आपका कहां पर है? दैट इज अगेन लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश। तो दीफू पास हो गया, दिहांग दीफू बोलते हैं, बॉमडीला पास हो गया, बमला भी इसको आप बोल सकते हैं। एक दूसरा पास है बमला पास। बमला पास दैट इज अगेन इन द अरुणाचल प्रदेश रीजन। ठीक है ना, तो बमला पास भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो कौन कौन से पन्ने देख लिए? बमला देख लिया, बॉमडीला देख लिया, और इधर से आपको देख लिया, हमने दिखा दिया दिहांग और सेला मैंने आपको बता दिया, सेला पास, SELA, सेला पास। और यहाँ पे ये जो देखो ये बमला जो पास है, बमला पास जो है एक्चुअली में वो आपका तवांग जो ये अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तवांग वाला पार्ट, और आपका तिब्बत वाले पार्ट के बीच में ये लाई करता है। तो ये जो बमला पास है एक्चुअली में ये आपका एक तरह से तिब्बत और इधर से तवांग मोनेस्ट्री जो इंडिया की अरुणाचल प्रदेश में उसके बीच में का काम करता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे पंगसाओ पास भी आपको दिख रहा होगा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल एकदम ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो पंगसाओ पास भी आपको दिख रहा होगा, दैट इज अगेन देयर। फिर एक केरला का इंपॉर्टेंट पास है पालघाट या पलक्कड़ गैप बोलते हैं इसको, पालघाट या पलक्कड़ गैप बोलते हैं, दैट इज लोकेटेड इन द केरला पार्ट। एंड महाराष्ट्र के दो इंपॉर्टेंट पासेज हैं, थलघट एंड भोरघट। तो थालघाट एंड भोरघाट दो इंपॉर्टेंट आपके किधर के पास है? ये आपके इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र के पास है। जैसे कि आपके ये नासिक वाले रूट में लाई करता है, ठीक है ना, मुंबई नासिक का रूट है थलघाट में, है ना, तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। असीरगढ़ का पास जो है वो याद रखिएगा, असीरगढ़ का पास इधर आपका एक तरीके से सतपुड़ा और नर्मदा तापी वैली को सेपरेट करता है। असीरगढ़ का पास ये MP वाले रीजन में, MP महाराष्ट्र के बॉर्डर पे लाई करता है। असीरगढ़ का पास MP महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पासेज ऑफ इंडिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। आप एक बार मैप देख लीजिए, जितनी बातें मैंने बताई उसको रिपीट कर लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पार्ट में। तो आज के न्यूज एनालिसिस पार्ट पे अब हम आते हैं एडिटोरियल सेगमेंट में। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला है अंडर रिपोर्टिंग डज हर्ट द कोविड फाइट। अब ये तो सिंपल सा फैक्ट है, आप सबको पता होना चाहिए कि कोविड के केसेस जो हमको दिख रहे हैं डेली वो इतने नहीं हैं जितने के एक्चुअल केसेस हैं। ऑब्वियस सी बात है, कई जगहों पे अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस हो रही है। नाउ सबसे पहली बात ऑथर ने बोला है कि क्यों अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, या व्हाई वी आर नॉट एबल टू कैप्चर ऑल द कोविड-19 इन्फेक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑथर ने पूछा है वो ये पूछा कि क्यों अंडर रिपोर्टिंग है, या फिर क्यों हम सारे केसेस कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑथर ने इसका जो रीजन दिया है वो ये दिया है कि सब पहली बात तो बहुत लोग रिलेक्टेंट हैं टू गेट देमसेल्फ टेस्टेड। मेनी पीपल आर नॉट गेटिंग देमसेल्फ टेस्टेड। क्यों नहीं टेस्ट करवा रहे हैं बहुत सारे लोग? बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द कोविड-19। स्टिग्मा क्या होता है? जैसे कई लोग ये जैसे कई लोगों के बारे में मैंने ये भी सुना है कि अरे लड़कियों को अगर कोविड हो गया तो मत बताना आप लोग कि हो गया, क्योंकि उससे मैरिज इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है लंग्स को इन्फेक्ट। तो कई जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड दिस वाज आर्टिकल विच आई वाज रीडिंग यस्टरडे इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में बिल्कुल ये पॉइंट्स दिए हुए थे। तो वही मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि कई स्टिग्माज अटैच्ड हो जाते हैं। कभी कोई ऑब्वियस सी बात है, लोग खुद को बीमार नहीं बताना चाहते। पीपल डू नॉट वांट टू शो देमसेल्फ एज वीक एंड देयरफॉर दे डू नॉट गेट टेस्टेड, क्योंकि उनको रिलेक्टेंस है कि अगर वो आ गए तो क्या होगा, सोसाइटी में लोग उनको टच नहीं करेंगे, लोग उनको देखेंगे नहीं, ऐसी चीजें हैं। फिर लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट, दूसरा रीजन है अंडर रिपोर्टिंग का। टेस्ट कई जगहों पे नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में देखें तो कई सेंटर से लोगों को वापस भेजा जा रहा है कि टेस्ट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि किट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देन ऑब्टेनिंग अ फॉल्स निगेटिव टेस्ट, तीसरा जो रीजन है वो है फॉल्स निगेटिव। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो कि पूरे सिम्टम शो कर रहे हैं फिर भी वो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, है ना, मतलब टेस्टिंग के दौरान भी वो पॉजिटिव नहीं आ पा रहे हैं। सो दैट इज नोन एज द फॉल्स निगेटिव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये तीन मतलब अंडर रिपोर्टिंग के रीजंस हैं ये। पहला तो लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिलेक्टेंस ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द कोविड। देन लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट, जो किट है जब आप RT-PCR कराने जाते हैं तो आपने देखा होगा किट वो प्रोवाइड करते हैं जिसमें फिर आपको उसकी डंडी तोड़ करके उसमें डालना पड़ता है। तो ये जो किट है ये भी लिमिटेड है ना। तो कई सेंटर्स में लोगों का टेस्ट इसलिए भी नहीं हो पा रहा है। अब वो हो सकता है पॉजिटिव हो बट टेस्टिंग ही नहीं हो पाएगी। तीसरा मैंने आपको बताया कि फॉल्स निगेटिव टेस्ट भी होता है, ठीक है ना।
देन कई लोग क्या हो रहा है, कई लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बाहर उनकी डेथ हो रही है. सम पीपल आर डाइंग आउटसाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड पीपल आर रिलेक्टेंट टू शो दैट दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ द कोविड-19. क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड-19 के कारण जो डेथ्स हो रही हैं उसमें जो डेड बॉडी है फाइनली वो भी नहीं दी जा रही है. प्रोटोकॉल सेज दैट यू डू नॉट हैव टू हैंड ओवर द डेड बॉडी. तो उसके कारण भी कई लोग झूठ बोल करके कि ताकि उनको डेड बॉडी रिटर्न हो जाए, मिल जाए, पीपल आर नॉट शोइंग दैट अंडर द कोविड-19 केसेस. तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए ये रीजंस हैं अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द कोविड केसेस इन इंडिया. अब अगला जो पॉइंट यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल का जो इंपॉर्टेंट दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अंडर रिपोर्टिंग अब ये मैटर क्यों करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि अंडर रिपोर्टिंग ना हो या पूरे केसेस आपको पता रहे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है देन यू विल नॉट नो द एक्सटेंट टू विच दिस इज डेंजरस. कितनी एक्सटेंट तक ये डेंजरस है आपको वही नहीं पता लग पाएगा. प्रॉपर जो एनालिसिस है वो कब होता है, जब आपके पास प्रॉपर डेटा होता है. प्रॉपर एनालिसिस हैपेंस ओनली आफ्टर प्रॉपर data. If you do not have proper data, if you do not have complete data, then you cannot make a proper strategy, then you will not be able to analyze कि कौन से, जैसे अब मैं आपको बोलूं कि चाइना में तो 80,000 के कोविड केसेस ही आए, तो क्या 80,000 कोविड केसेस आए हैं? नहीं. वहां पे अंडर रिपोर्टिंग हुई है, साफ साफ बात है. वहां पे लोगों ने टेस्ट नहीं कराया, वहां बताया नहीं. अब इंडिया में जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में प्रॉपर तरीके से काम नहीं चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में ऑब्वियस सी बात है कम केसेस दिख रहे हैं. जबकि सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, वहीं पे कुंभ होना शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें हुई. तो बहुत सारे रीजंस हैं जो कि अंडर रिपोर्टिंग को लाइक करते हैं. और अगर अंडर रिपोर्टिंग होगी तो आपको प्रॉपर एक्सटेंट और प्रॉपर आप मदद नहीं कर पाओगे. जैसे अगर महाराष्ट्र को पता है कि इतने केसेस हैं तो वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हैं, प्रॉपर टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट वाला जो स्ट्रैटेजी वो अपना सकते हैं. बट अगर आपने टेस्टिंग ही नहीं की, आपने रिपोर्टिंग ही नहीं की, तो आप ट्रीट एंड ट्रैक दूसरे स्टेज तीसरे स्टेज में तो पहुंचेंगे ही नहीं. सो फॉर दैट रीजन यू शुड ऑलवेज हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन. दिस इज द मोरल ऑफ द आर्टिकल ऑल्सो. दूसरा जो आर्टिकल एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है वन हेल्थ अप्रोच दैट टारगेट्स पीपल एंड एनिमल्स. अब यहां पर सबसे पहले ऑथर ने यहां पे बताया है कुछ फैक्ट है जो कि आप नोट कर लीजिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी. फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी रुडोल्फ विर्चो, याद रखेगा फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी किसको बोलते हैं? रुडोल्फ विर्चो को बोलते हैं. He emphasized in 1856 that essentially there are no dividing lines between animals and human medicine. तो यहाँ पे रोडोल्फ जो विर्चो थे 1856 में उन्होंने ये बताया कि ह्यूमंस और जो एनिमल्स मेडिसिन है उनके बीच में कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होते से प्रतीत होते हैं. मर्जिंग के कारण है तो वन हेल्थ की हम बात करेंगे. अब एक्चुअली में 24 अप्रैल 2021 को वर्ल्ड वेटनरी डे था, है ना. वेटनरी आप सबको पता होगा, एनिमल्स के जो डॉक्टर्स रहते हैं वेटनरीनियस बोलते हैं उनको. तो वर्ल्ड वेटनरी डे था 24 अप्रैल ऑफ 2021 को, ठीक है ना. अब वहां पर भी काफी बात चली इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट. तो अब जो है देखो, जो प्रेजेंट टाइम है वहां पे मोस्ट ऑफ द डिसीजेस जो हैं वो जूनोटिक डिसीजेस हमने देखी हैं. जूनोटिक डिसीजेस मतलब कि ऐसे डिसीजेस जो कि एनिमल से हमको ट्रांसफर हो रही हैं, मतलब एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन जिनका हो रहा है, ठीक है ना. दीज आर नोन एज द जूनोटिक डिसीजेस. एक और कैटेगरी है एंथ्रोपोजूनोटिक इन्फेक्शंस. एंथ्रोपोजूनोटिक इन्फेक्शंस मतलब जो एनिमल्स को जा रही हैं फ्रॉम ह्यूमंस. एंथ्रोपोजूनोटिक डिसीजेस भी हैं. अब जैसे ऑथर ने यहाँ पे निपा वायरस, इबोला, सार्स, मर्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सारी जूनोटिक डिसीजेस हैं जो कि हमको एनवायरमेंट एनिमल्स के थ्रू फिर हमको इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो ऑथर ने वही बोला कि हमको एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है और इंडिया ने वन हेल्थ का विजन डेराइव कर भी लिया है, ठीक है ना. इंडिया हैज डेराइव्ड द विजन ऑफ वन हेल्थ. वन हेल्थ इसी की बात करता है. एक्चुअली मैं कभी आपको वन हेल्थ लिखने के लिए आया तो इसमें यही चीज है कि इन्वायरमेंट, मैन और एनिमल, इन तीनों को एक एंटिटी के रूप में देखा जाए, ना कि सिलॉज में या ना कि इनको मोनोलिथ में देखा जाए, मतलब कि इनको एक एंटिटी के रूप में देखा जाए. तभी आप प्रॉपर इनके बीच में इंटरकनेक्टेडनेस को डिवाइस कर पाओगे और प्रॉपर मेडिकेशन आप बना पाओगे, ठीक है ना. अब एक्चुअली में एक ट्रिपार्टाइट प्लस अलायंस है, ट्रिपार्टाइट प्लस अलायंस इंटरनेशनल लाइंस में ट्रिपार्टाइट प्लस अलायंस है जिसमें फाओ यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है. तो इन्वायरमेंट का भी आपने देखा यूएनईपी है, एनिमल के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है,
WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनका ट्रिपार्टाइट प्लस अलायंस जो है ये वन हेल्थ को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव है इसको यूनिसेफ भी मदद करता है और वर्ल्ड बैंक भी मदद करता है, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक भी मदद करता है। और इसी की लाइन में वन वर्ल्ड वन हेल्थ के अप्रोच को इंडिया भी लेकर के आगे आ रहा है। तो इसी के लाइन में वन हेल्थ का अप्रोच इंडिया में जो आया है वो इसी जो ग्लोबल इनिशिएटिव हमने देखा वन वर्ल्ड वन हेल्थ और ट्रिपार्टाइट प्लस अलायंस जो हमने देखा यहाँ पे, उसके लाइन पे ही इंडिया का वन हेल्थ इनिशिएटिव है। इसके अलावा इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन जूनोसिस। याद रखिएगा, इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन जूनोसिस 1980s में ही एस्टैब्लिश कर दिया था हमने, ठीक है ना। इसके अलावा हमने सेंटर फॉर वन हेल्थ बनाया है नागपुर में। ये भी एक फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेंटर फॉर वन हेल्थ कहाँ पर है? नागपुर में बनाया गया इंडिया में। सो दैट इज द थिंग। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग लॉन्च किए हैं सब बहुत सारे इनिशिएटिव्स DAHD ने। DAHD क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, जिसने कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स और स्कीम्स लॉन्च किए हैं जो कि एनिमल डिसीजेस को टारगेट कर रही हैं, है ना। एनिमल डिसीजेस कौन कौन सी उनको स्टडी करती हैं, उनके क्या इम्पैक्ट ह्यूमंस पे है, कैसे फैलती हैं। तो 60-40 90-10 100% जो फंडिंग है वो यूटीज को दी जाती है, 90-10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, और बाकी स्टेट्स को 60-40 का इनिशिएटिव से ये स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है ना। तो नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम भी है, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम भी सैंक्शन किया गया, जिसमें कि फुट एंड माउथ डिसीज जो कि एक एनिमल डिसीज है, फुट एंड माउथ डिसीज, ब्रुसेलोसिस कंट्रोल। ये फुट एंड माउथ एक वायरस डिसीज है जो गायों में और इन सब में होता है, आपने सुना होगा फुट एंड माउथ डिसीज को, है ना। देन ब्रुसेलोसिस डिसीज है। तो ये कई कई डिसीजेस हैं जो कि नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत है। और DAHD जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है, वो बहुत जल्दी वन हेल्थ यूनिट भी मिनिस्ट्री के अंदर बनाने वाला है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री उसके अंतर्गत आपका वन हेल्थ यूनिट भी बनाने वाला है DAHD। इसके अलावा और क्या करने की जरूरत है? तो कैपेसिटी बिल्डिंग वेटरिनेरियंस की जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है। इसके अलावा एनिमल हेल्थ डायग्नोस्टिक सिस्टम को अच्छा करना है। जो एनिमल हेल्थ डायग्नोसिस है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसको हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसके लिए DAHD और नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो ज़रूर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पे एक डिसीज़ के बारे में बताया, जैसे रेबीज़ एक डिसीज़ है। तो WHO के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो रेबीज़ है उसमें इट कॉस्ट द ग्लोबल इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली $6 बिलियन एनुअली। हर एक साल में रेबीज़ के ऊपर केवल $6 बिलियन एनुअली खर्च किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना कि इससे जूनोटिक डिसीज से मैन एंड उनकी लाइफ को तो नुकसान है ही, इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा ये बर्डन है अपने आप में। देन DAHD ने पार्टनर किया विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द नेशनल एक्शन प्लान फॉर एलिमिनेटिंग डॉग मीडिएटेड रेबीज। तो DAHD ने पार्टनर किया किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ, जो कि एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर एलिमिनेटिंग डॉग मीडिएटेड रेबीज को चला रहे हैं, ठीक है ना। अब ज़रूरत किस चीज़ की? ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की। ज़रूरत है अगर हमको प्रॉपर जूनोटिक डिसीजेस को या एंथ्रोपोजूनोटिक इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना है तो हमको इन्वायरमेंट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस को एक लेकर के चलना पड़ेगा। वर्ल्ड वन हेल्थ का जो विज़न है उसके साथ साथ हमको वेटनरी मैन पावर को बढ़ाना है, वेटनरी मैन पावर की जो शॉर्टेज है उसको कम करना है, मैन पावर को बढ़ाना है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है उसको हटाना है, और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा। मतलब जो एनिमल रिलेटेड मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन सबको मिल करके डेटा शेयरिंग और ये सब करना पड़ेगा, है ना। देन इसके अलावा एडिक्वेट कोऑर्डिनेशन ऑन फूड सेफ्टी एंड एट स्लॉटर। जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं वहाँ पे फूड सेफ्टी के सारे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और सारे प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन है कि नहीं, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर ट्रांसफ़र होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको मेक श्योर करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ हाउ वी कैन कंट्रोल ऑल दीज अपकमिंग डिसीजेस, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। 7 म्यांमार रिफ्यूजीज कैन अप्रोच UNHCR। तो यहाँ पर अब मणिपुर हाई कोर्ट ने 7 जो म्यांमार के रेफ्यूजीज जो मणिपुर में आ गए थे, तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो 7 म्यांमार के रेफ्यूजीज हैं इनके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट लगता है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है, देयर इज अ यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन है। अब इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा
नहीं है। यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा इंडिया नहीं है। 1951 का ये रेफ्यूजी कन्वेंशन है। अब इंडिया इसका कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, तो क्या इंडिया में रेफ्यूजीज को मना कर सकते हैं? तो देखो होता क्या, एक्चुअली देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, जो कि ये कहता है कि अगर आप रेफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है तो भी अगर कोई व्यक्ति परसिक्यूशन से लड़ करके आपकी कंट्री में वापस आ रहा है तो आप उसको नॉन रिफॉल्वमेंट, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, मतलब आप उसको वापस बाहर नहीं भेज सकते, आप उसको शरण में लेना पड़ेगा। तो यही इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे मणिपुर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसने प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट के बारे में बोला है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और इनको अब दिल्ली भेजा जाएगा ताकि ये कॉन्टैक्ट कर लें किसको, UNHCR को, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यहाँ पे एक दिख रहा है, जस्टिस पंत नेम्ड द एक्टिंग चीफ ऑफ NHRC। तो जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत जो है फॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये एक रिटायर्ड जज है, ना कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस। तो एक्चुअली ये क्यों हुआ, क्योंकि अभी रिसेंटली NHRC के नियमों को में परिवर्तन किया गया। क्या क्या परिवर्तन किए गए मैं आपको बता दूं। तो अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट is also made eligible to be appointed as the chairperson of the commission। पहले केवल एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को अलाउड था, अब रिटायर्ड जज अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो उसको भी अलाउ कर दिया गया है। दूसरा चेंज किया गया है, इंक्रीजिंग द मेंबर्स ऑफ द कमीशन हु हैव नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट इश्यूज फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 कर दिया गया उनके नंबर जिनको ह्यूमन राइट्स के में नॉलेज है। आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी अ वुमेन, इनमें से एक विमेन होना जरूरी, एक महिला होना जरूरी है। देन इंक्लूड द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इसके अंदर आप नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये भी इंक्लूड कर दिया गया, प्लस चीफ कमिश्नर्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इनको भी इंक्लूड किया गया, चीफ कमिश्नर ऑफ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। चेयरपर्सन और मेंबर्स का टर्म जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, 5 साल से 3 साल कर दिया गया है। एंड दे शैल बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, 5 साल से घटा करके 3 साल कर दिया गया है, 3 years और 70 years, एंड दे शैल बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। देन अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज मेड एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का अब चेयरमैन एक रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट भी हो सकता है, तो ये भी एक चेंज किया गया है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द चेंजेस इन द NHRC एक्ट जो कि किए गए हैं, इनको याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, ICMR टू गेट रॉयल्टी फ्रॉम द सेल ऑफ भारत बायोटेक कोवैक्सीन। तो ICMR को भारत बायोटेक कोवैक्सीन जब बेचेगा तो उसमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अब रॉयल्टी होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बता दूं। रॉयल्टी इज अमाउंट पेड बाय अ थर्ड पार्टी टू एन ओनर ऑफ अ प्रोडक्ट और पेटेंट फॉर द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट और पेटेंट। मतलब कि सपोज एक्स ने कोई चीज बनाई, वाई अब उस एक्स की बनाई हुई, एक्स ने कोई चीज बनाई जिसका नाम ए है, ठीक है, ए बनाया, सपोज एक्स ने ए बनाया। अब सपोज वाई जो है वो ए को सेल करेगा, वाई जब ए को सेल कर रहा है तो अब इसमें राइट्स किसके हैं, एक्स के हैं, बट एक्स ने अपने राइट्स इनको दिए, ठीक है, आप इसको सेल कर सकते हो, आप इसको बना करके सेल कर सकते हो, मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया, एक्स ने फॉर्मूला बनाया और फॉर्मूले के तहत उसने ए का निर्माण किया और वो फॉर्मूला फिर वाई को दे दिया। वाई ने बोला कि ठीक है मैं इसको सेल करूंगा, बट अब क्या होगा जब ये सेल करेगा तो चूंकि फॉर्मूला जो है या पेटेंट जो है वो एक्स का है, इस कारण से ए की जितनी भी सेल होगी उसमें वाई को एक्स को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वाई एक्स को पैसे देगा, एंड वो जो पैसे देगा वो रॉयल्टी के अंतर्गत आता है, तो ठीक है ना। तो जो थर्ड पार्टी पेटेंट को बेचने पे जो मतलब वो जो प्रोडक्ट होता है, पेटेंटेड जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने पे जितना भी अमाउंट आएगा उसका कुछ परसेंटेज वो सेल करेगा टू द एक्चुअल ओनर। वो जो एक्चुअल ओनर को सेल किया जाएगा वो कहलाएगा उसका रॉयल्टी फीस, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि जो कोवैक्सीन है उसमें ICMR और भारत बायोटेक दोनों ही ओनर है ना, लेकिन भारत बायोटेक ने उसमें से 5 चीज़ें की हैं पर 6 चीज़ें उसमें से ICMR ने की है। तो अब ICMR जो है एलिजिबल हो गया फॉर गेटिंग रॉयल्टी इन दैट, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं,
embrace the diplomacy, ब्लिंकन टेल्स नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे G7 की मीटिंग हुई थी। G7 के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। 7 कंट्रीज कौन सी हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। ये 7 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर है, और ईयू भी इसमें पार्टिसिपेट करता है एज अ गेस्ट। ईयू जो है वो पार्टिसिपेट करता है एज अ गेस्ट। लंदन में इस बार का G7 का ये मीटिंग हुआ था बिटवीन द मिनिस्टर्स ऑफ, जो मिनिस्टर्स हैं टॉप रैंक के, और इसमें साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और एशियान ब्लॉक चेयर ब्रुनेई। तो इनमें से याद रखिएगा कौन कौन? साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आसियान का जो इस बार का चेयर था ब्रुनेई। इन सारी कंट्रीज ने गेस्ट के रूप में शिरकत की थी। तो इंडिया भी इस बार गेस्ट के रूप में गया था। तो याद रखना लंदन में होता और इंडिया भी गेस्ट के रूप में गया था, ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। जर्मन फिलोसोफर रिफ्यूजेस यूएई प्राइज। अब जर्मन फिलोसोफर है जॉर्गन हेबरमास। याद रखेगा जॉर्गन, यहाँ पे याद रखिएगा जॉर्गन हेबरमास जो है, इन्होंने टर्न डाउन कर दिया है एक इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि यूएई द्वारा दिया जाता है, शेख जायद बुक अवार्ड। ठीक है ना? तो शेख जायद बुक अवार्ड जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि यूएई जो है एक हेरिडिटरीली रूल्ड कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, एंड वहाँ पे डिसेंट को सप्रेस किया जाता है। फॉर दैट रीज़न जो जर्मन जर्गन हेबरमास थे, इन्होंने ये अवार्ड रिफ्यूज़ कर दिया है ना। दिस अवार्ड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द अबू धाबी कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटीज़। अबू धाबी कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटीज़ इसको देती हैं, लेकिन ये रिफ्यूज़ कर दिया। हेबरमास को कल्चरल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। प्राइज ऑफ 1 मिलियन दिरहम्स, है ना, उनकी करेंसी में 1 मिलियन दिरहम्स की कैश प्राइज भी दिया जा रहा था, बट इन्होंने टर्न डाउन कर दिया। शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पे ये अवार्ड है। ठीक है ना? इसको याद रखिएगा कि वो अवार्ड जो है वो किसके नाम पर है? शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पे है। एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई व्हेन द फेडरेशन ऑफ 7 शेखडम्स बिकेम द कंट्री 1971। तो जब फेडरेशन ऑफ 7 शेखडम्स बिकेम अ कंट्री यूएई नाम की, तब ये पहले प्रेसिडेंट भी थे यूएई के। ठीक है ना? शेख जायद। आगे मूव करते हैं। फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ डीसेलरेट्स। पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स निकाला गया, जिसमें कि फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ यहाँ, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने डीसेलरेट लिखा जरूर है, बट बताओ कि मार्च के कंपैरिजन में 0.1% की वृद्धि ही देखने को मिली है। मतलब 55.4 मार्च में था, तो 55.5 हमको अप्रैल में देखने को मिला। ठीक है ना? तो पीएमआई होता क्या, मैं मेन आपको पीएमआई होता क्या है वो बताना चाहता था, बाकी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएमआई एक इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। याद रखिएगा दोनों में होता है। अभी हम बात जरूर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करें, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज सेक्टर दोनों के लिए होता है। ठीक है ना? PMI is calculated separately for the manufacturing and services sectors and then a composite index is constructed। तो दोनों के लिए सेपरेट होता है, फिर उसके बाद एक कंपोजिट इंडेक्स निकाला जाता है। पीएमआई जो होता है वो 0 से 100 के बीच में होता है, और जो 50 से ऊपर है वो एक्सपेंशन बताता है, और 50 से नीचे अगर है वैल्यू तो कॉन्ट्रैक्शन बताती है। ठीक है ना? 50 की वैल्यू का मतलब है कि नो चेंज है। अगर पिछले साल का पीएमआई ज़्यादा है इस साल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है ना? डिक्रीज हुआ है। OPEC share slid as Indian oil import shrank 11.8%। तो बात यह है कि यहाँ ओपेक का जो शेयर है इंडियन ऑयल में वो डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हुआ है? क्योंकि हम अब कम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वी आर इंपोर्टिंग लेस ऑयल। ठीक है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। 11.8% से डिक्रीज हुआ है हमारा ऑयल इंपोर्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ओपेक है क्या? ओपेक बना था 1960 में। सबसे पहली बात, 5 कंट्रीज तब मिलकर के ओपेक को बनाया था। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ये 5 कंट्रीज थी। कौन कौन सी? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। इन 5 कंट्रीज ने 1960 में बनाया था ओपेक। ये फाउंडिंग फर्स्ट 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे 1960 में। फिर ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का फुल फॉर्म है। फिर इसमें कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबॉन, अंगोला, इक्वाटोरियल गिनियन, कॉन्गो, ये अलग अलग कंट्रीज इसके मेंबर बने। ठीक है? मेंबरशिप बढ़ गई, है ना? लेकिन अब इनमें से कुछ कंट्रीज ने छोड़ दी है।
कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर नहीं है ये जरूर याद रखो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपको 14-15 मेंबर ना याद हो, बट अगर आपको ये याद है कि कौन कौन सी कंट्रीज ने मेंबरशिप छोड़ी है तो वो तो जरूर ऑप्शन में रहेंगी, यूपीएससी उनको तो देगा ही देगा। तो जो जिन कंट्रीज ने छोड़ दिया है रिसेंटली उनके नाम याद रख लो, जैसे कि इक्वाडोर, याद रखिए इक्वाडोर अब मेंबर नहीं है, इक्वाडोर अब मेंबर नहीं है, 2020 जनवरी में ही इक्वाडोर ने छोड़ दिया है। जहां पे भी इंटरनेट में आप पढ़ें कि इक्वाडोर का मेंबर बताया जा रहा है तो समझ लेना वो गलत बता रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं। जो भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट अगर आपको बता रही है कि इक्वाडोर मेंबर है तो अब वो नहीं है, जनवरी 2020 में मेंबरशिप हट गई है, ठीक है ना। दूसरी कंट्री कतर, कतर ने 2019 में ही छोड़ दिया था, कतर, इक्वाडोर, गैबॉन, तीसरी कंट्री जो है वो गैबॉन है। तो कतर, इक्वाडोर, गैबॉन और इंडोनेशिया जो है, दीज आर द कंट्रीज विच हैज सस्पेंडेड द मेंबरशिप, ठीक है ना। याद रखिएगा, सस्पेंडेड द मेंबरशिप विद द ओपेक। तो अब 13 मेंबर्स ही बचे हैं ओपेक के अंतर्गत। ओपेक के अंतर्गत कितने मेंबर बचे हैं? 13 मेंबर्स ही बचे हैं, इसको याद रखिएगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हेल्दी डिमांड राइजिंग, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हेल्दी डिमांड राइजिंग। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो राइज होती जा रही है, FIEO ने ऐसा बताया है। FIEO क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये रिप्रेजेंट करता है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, इंटर एंटरप्रेन्योर्स स्पिरिट ऑफ इंटरप्राइजेज इन द ग्लोबल मार्केट। इसको बनाया गया था 1965 में। ये एक फेडरेशन है जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड जितनी भी एंटिटीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके एंटरप्राइजेस के ग्रुप से मिलकर के बना है। एपेक्स बॉडी के रूप में ये काम करता है ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एपेक्स बॉडी के रूप में भी ये काम करता है। एक्सपोर्ट को प्रमोशन देना इसका मेन टास्क है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इन द न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।